हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू ड्यूल सॉल्व विद अमित। आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक महान जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ये लेक्चर बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स हिस्ट्री वाले जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो उनके लिए जो ये लेक्चर है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, काफ़ी सहयोगी होने वाला है, तो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वंश के काल के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश की क्या क्या उपलब्धियां हैं, साहित्य, कला और उसके बाद उनके धर्म के प्रति और उनकी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हर्षवर्धन जी हैं, उनकी मूर्ति इनकी मूर्ति है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो वंश है वो है पुष्यभूति वंश। आखिरकार मैं आपको बता रहा हूं कि जो पुष्यभूति वंश है ये कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली डायनेस्टी इसलिए बनी क्योंकि इसमें योग्य राजा थे। राजाओं में मैं बात करूं तो प्रभाकर वर्मन इस पुष्यभूति वंश की नींव करता थे, इन्होंने स्थापना की थी। उस समय वो थानेसर जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां पर इन्होंने ये स्थापना की थी इस वंश की। उन्होंने भी जो प्रभाकर वर्मन है उनका भी योगदान बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा अपने साम्राज्य के लिए। आखिरकार ये इतने पावरफुल कैसे बने, तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, देख लेते थोड़ा बहुत जानकारी, उसके बाद हम हर्षवर्धन के काल के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पुष्यभूति वंश राजवंश ने 6वीं-7वीं शताब्दी में भारत की उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया, तो कहीं ना कहीं से उत्तर भारत में इनका दबदबा था। ठीक है, तो एक तो ये हमें पता चल गया, हमें लोकेशन पता चल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो राजा हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रमुख राजा थे। ये बात आप याद रख लेना। वो प्रमुख राजा कौन थे, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड किया था, उन्होंने विस्तार किया था राज्य का, तो ये बात आप याद रख लेना। हर्ष शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पुष्यभूति साम्राज्य का विस्तार उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। तो जब ये थे तो उस समय क्या था कि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। उसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर, और उसके बाद उत्तर में भी उनका साम्राज्य विस्तृत था और पूर्व में भी था। ये पूर्व में कामरूप तक था। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि ये जो पूरब में कहां तक थे, कामरूप तक। उसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था उनका राज्य। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित, मतलब ये बाणभट्ट उनके दरबार कवि थे, राजकवि, उनके अनुसार, क्योंकि उनके द्वारा रचित ही थी ये हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इस राजवंश की स्थापना भगवान शिव के भक्त पुष्यभूति ने की थी। मतलब बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है हर्षचरित में लिखा हुआ है, ऐसा माना है उन्होंने और ऐसा लिखा भी हुआ है कि जो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो भगवान शिव के जो भक्त थे वो पुष्यभूति ने की थी। तो एक शिव भक्त से एक और लाइन मुझे याद आ रहा है कि जो हर्षवर्धन है वो भी मूल रूप से शिव भक्त थे, बाकी भी उन्होंने अदर धर्म को भी काफी उसी नजरिए से देखा, जैसे बौद्ध धर्म। इतिहासकारों को मानना है कि पूर्व में अपने पड़ोसी मोखारियों की तरह पुष्यभूतियों ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता स्थापित की तथा एक नया राज्य और राजवंश की स्थापना करी। जब हमने ऑलरेडी गुप्त साम्राज्य पढ़ा हुआ है, हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया, हमने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ लिया, तो इनके पतन के बाद लाभ उठाकर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और अपने वंश की स्थापना करी। ये बात आप याद रखिएगा। पुष्यभूति साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, थानेश्वर, जो कि मैंने आपको बताया थानेश्वर है थी, और ये कहां, हरियाणा में है। ये बात आप याद रख लेना। इस राजवंश का विवरण चौथे
शासक प्रभाकर वर्धन के शासनकाल से मिलता है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कि इन्होंने प्रभाकर वर्धन ने, तो ये बात आप याद रख लेना। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के ह्यूण आक्रमणकारियों के साथ युद्ध भी किया। बिल्कुल, जो मध्य एशिया से जो ह्यूण लोग आए उनको रोकने में इनका एक तरह से योगदान बहुत ज्यादा था। जो चीन के भी कई योद्धा थे वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको भी इन्होंने रोका, तो इनका योगदान भी बहुत ज्यादा था, जो कि हर्षवर्धन के पिताजी हैं। उनके 2 पुत्र हुए, ये बात आप याद रख लेना। उनके 2 पुत्र थे, एक तो थे राज्यवर्धन जो कि उनके बड़े बेटे थे, सबसे बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र, उसके बाद हर्षवर्धन, उनके बाद उनकी पुत्री थी राज्यश्री। तो उनके टोटल 3 संतान थे, 2 तो पुत्र, बाकी एक पुत्री, जो कि राज्यवर्धन बड़े भाई थे, हर्षवर्धन बीच वाले, उसके बाद राज्यश्री। इनका विवाह जैसे कि पहले की चर्चा की जा चुकी है कि जो मौखरी वंश है उनके ग्रहवर्मन से हुआ था, यह बात याद रखना। इनसे हुआ था, गृहवर्मन से हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाली थी। जब प्रभाकर वर्धन जी किसी कारणवश के उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन को राजगद्दी दे दी गई, क्योंकि मंत्रियों का मानना है कि उनके जो बड़े बेटे हैं उनको ही राजगद्दी सौंपा जाए, क्योंकि वो योग्य राजा थे। उस समय जो हर्षवर्धन काफी छोटे थे, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रहवर्मन की भी हत्या हो गई और हुई यूं कि मालवा, एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि जो मालवा का जो राजा थे गुप्त, और एक था बंगाल के राजा जो थे वो शशांक, इन दोनों ने कुल मिलाकर जो अपने पुष्यभूति वंश है उन पर आक्रमण किया और उनको एक तरह से कमजोर करने में लगे हुए थे। कौन? मालवा के जो गुप्त राजा थे। और ऊपर से, क्योंकि मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा, इसके बाद मैप आएगा तो मैं बताता हूँ। तथा उसकी पत्नी राजश्री का भी अपहरण कर लिया था। जो मालवा के राजा थे गुप्त, जो उस समय ग्रहवर्मन जो थे उनकी हत्या भी कर दी, राजश्री के जो पति थे उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद उनकी पत्नी को अपहरण भी कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्यवर्धन ने मालवा के राजा पर विरुद्ध क्या कर दी? चढ़ाई कर दी और उसे पराजित किया। ठीक है, मालवा को क्या कर दिया? पूरी तरह से पराजित किया राज्यवर्धन ने। लेकिन क्या हुआ? थानेसर लौटते समय हुआ यूं कि जो गौड़ राजा थे, वही बंगाल के राजा, कहीं ना कहीं शशांक ने क्या कर दी? उनकी हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? उनकी हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप राजा हर्षवर्धन का पुष्यभूति राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उस समय क्या हुआ कि अब उनके बड़े भाई भी चल बसे सॉरी। अब हर्षवर्धन काफी छोटे थे, 16 साल की उम्र में उनको राजगद्दी संभाला। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके मंत्री थे, उनके मंत्री का मानना था कि भैया इस समय शौक वगैरह मनाने का टाइम नहीं है, इस समय आप क्या करो, आप राजा बनो और एक विजय अभियान पर चलो। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब वो राजा बने तो वो छठी 7वीं शताब्दी में भारत का सबसे उत्कृष्ट शासक निकला। तो उस समय वो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल राजा बन के उभरे। उन्होंने सोच लिया कि भाई अब तो बदला लेना है, और वो अपने राज्य अभियान की ओर चल दिए। आगे एक बार मैं आपको हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में थोड़ा बता दूं। थानेश्वर जो कि पुष्यभूति जो वंश है उनका पहली राजधानी थी, ये बात याद रख लेना। ठीक है, पहली राजधानी थी। और कन्नौज जो था वो जब हर्षवर्धन जब राजा हुए तब इन्होंने ये जो राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज को थानेसर से हटा के उन्होंने कन्नौज को बनाया। ठीक है, तो जितना भी आप ये वाला जो पैड कलर देख रहे हो, क्रीमी कलर, ये जहां तक जो है हर्षवर्धन का साम्राज्य पूरी तरीके से फैला हुआ था। ठीक है ना। इधर इस समय इधर जो थे आई थिंक मालवा, इधर मालवा और इधर एक बंगाल। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके इनको पूरी तरीके से क्या करते थे? वे परेशान करते थे। ठीक है,
एक तो यहाँ मैंने आपको बताया गुप्त थे, देवगुप्त, और इधर शशांक, तो दोनों मिलके पूरी तरीके से आक्रमण करते थे हर्षवर्धन के साम्राज्य पर, जो उस समय राज्यवर्धन के राजा थे। तो हर्षवर्धन ने सोच लिया भाई अब तो बदला लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, ये जीत के उसके बाद ये जगह पूरी मिला लिया अपने में। उसके बाद इनको भी युद्ध से पराजित किया, मतलब उनकी सेना देखकर, वो जो शशांक थे उनकी सेना देखकर क्या हो गए, डर गए। डरने के बाद ये कहीं इधर आके कहीं छुप गए, कहीं भाग गए, किसी जंगल में भाग गए। उसके बाद ये हुआ कि जो हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो वो पूरी तरीके से साम्राज्य में पूरी तरह से उन्होंने क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं, ये कुछ उनके सिक्के थे उस काल के, ठीक है। और अब राजा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्रभाकर वर्धन जो उनके पिताजी थे, उनके दूसरे पुत्र कौन थे, तो राजा हर्षवर्धन थे। पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतिष्ठित राजा थे। उन्होंने अपने राजधानी कन्नौज से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, मतलब कि 41 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, राज किया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजा हर्षवर्धन उत्तरी भारत के अधिकांश भाग को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहे। जितने भी थे उत्तरी में छोटे छोटे राजा थे, उनको हराया हर्षवर्धन ने। उन्होंने पूर्व में भी हराया सबको, उधर मालवा जो बंगाल के जो राजा थे शशांक, उनको भी वहां से खदेड़ के भगा दिया। वो भी राज्य जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो उनका शासन वर्तमान में कहां तक था, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ था, और संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान को कवर करता था, जिसकी दक्षिणा सीमा नर्मदा नदी तक बनती थी। तो दक्षिण में कहां तक थे, तो दक्षिण में वो नर्मदा नदी तक थे। तो ये हमारा कुछ भारत का मैप है। यहाँ पर नीचे अगर इधर बात करें तो बंगाल, इधर मालवा, और यहाँ पे जो है वो नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो यहाँ तक जो था उनका राज्य था, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं आ पाए। क्योंकि दक्षिण भारत में जो महान एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनका था उस समय शासनकाल, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो उनके डर के मारे, कह सकते हैं इतिहासकारों का मानना था, उनकी शक्तिशाली को उनके प्रभाव को देखते हुए वो उनका जो दक्षिण अभियान था पूरी तरीके से विफल रहा, और वो यहाँ तक आए भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए वो दक्षिण भारत तक नहीं आए। अपने राज्योरण के बाद उन्होंने थानेसर, जो कि आधुनिक कुरुक्षेत्र है, और कन्नौज राज्य को भी एकीकृत किया। तो कन्नौज को भी अपने में मिलाया, उन सबको क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया, एक में कर लिया। उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों के अलावा उसका प्रभाव क्षेत्र उसके साम्राज्य से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मतलब उनके नियंत्रण तो था उन पर, लेकिन उससे ज्यादा भी उनका साम्राज्य और भी अधिक फैला हुआ था। ऐसा लगता है कि परिधीय राज्यों ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया था। उनके जो आसपास के जितने भी छोटे मोटे राजा थे, उनकी संप्रभुता का, उनकी शक्ति को एक्सेप्ट किया और अपने अंदर कहीं ना कहीं उनको मिला लिया। पूर्वी भारत में उन्हें गौड़ के शैव राजा शशांक के विरोध का सामना करना पड़ा। तो मैंने आपको बताया जो कि बंगाल रीजन में था, उनका भी इन्होंने विरोध का सामना किया, जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो एक बार ये भी आप याद रख लेना, इन्होंने बोध गया में जो बोधि वृक्ष था इन्होंने ही कटवाया था वो। लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो गई। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद क्या होगी, शत्रुता पूरी तरह से खत्म हो गई। पुलकेशिन द्वितीय जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर शासन करता था, ने हर्ष की नर्मदा नदी पर दक्षिणी की ओर जाने वाली यात्रा को रोक दिया। तो इन्होंने भी एक तरह से पुलकेशिन द्वितीय जो जीत थे, इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से हर्षवर्धन के जो दक्षिण वाला अभियान था उनको पूरी तरह से रोक दिया, क्योंकि वो नर्मदा नदी के बाद तो नहीं आ पाए ना। उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, तो बाणभट्ट जी आगे उनके दरबारी कवि थे, और उनके द्वारा रचित हर्ष चरित्र
और एक और थी कदाम्बड़ी। ये तो पहला हो गया, दूसरा था क्या, कदाम्बड़ी। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। हर्षचरित्र में क्या था, तो हर्षवर्धन के बारे में था, ये बात याद रख लेना। कदाम्बरी में दो प्रेमी प्रेमिका की कहानियां थी, बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसेंग इन्हीं के शासनकाल में आए, तो ये बात भी याद रख लेना। जो चीनी यात्री थे ह्वेनसेंग, तो वो भी कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के टाइम में ही आए थे। हर्षवर्धन जी के काफी अच्छे मित्र थे, ये बात आप याद रख लें, काफी अच्छे संबंध थे। हर्षवर्धन के शासन के दौरान बौद्ध धर्म, अब बौद्ध देखो, वैसे तो हर्षवर्धन जो थे वो मूल रूप से शिव भक्त थे, लेकिन बौद्ध धर्म की भी उन्होंने बहुत ही संरक्षण दिया, बहुत ही संरक्षण प्रदान दिया। हर्ष के सिंहासन पर बैठने के दौरान बौद्ध धर्म के पारंपरिक रूपों का पतन हो गया। इस काल में बौद्ध धर्म के वैदिक और महायान संप्रदाय के बीच संश्लेषण देखा गया। राज्यों के कई हिस्सों में भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा अभी भी प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि भैया शिव धर्म को वो मानते थे, शिव की पूजा करते थे तो बुद्ध धर्म पूरी तरीके से खत्म हो गई, नहीं। बौद्ध की जो मूर्ति पूजा थी अभी भी बहुत अच्छे से प्रचलित थी। बाद में बौद्ध भिक्षु ह्वेनसेंग के आगमन के बाद हर्ष बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के कट्टर अनुयायी बन चुके हैं। कौन? ह्वेनसेंग, जो कि चीनी यात्री थे। कन्नौज और प्रयाग में उनकी 2 सभाएं हुई। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र था, याद रख लेना, उनके राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र ही था वो। उन्होंने अपने राज्य भर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए हजारों स्तूप बनवाए तथा यात्री विश्राम गृह भी स्थापित किया। तो उन्होंने देखो बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत कुछ किया। अब 2 जो सभाएं थी हर्षवर्धन की सभाएं, ये भी आप पढ़ लेते हैं। तो हर्ष ने ह्वेनसेंग के समय ही कन्नौज और प्रयाग में 2 यादगार सभाएं भी आयोजित किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कन्नौज विधानसभा आया। कन्नौज विधानसभा में देख लेते एक बार क्या हुआ। एक सभा हुई 643 ईस्वी में। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में एक महान धार्मिक सभा का आयोजन किया। इस सभा का आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, उनका मेन लक्ष्य क्या था कि बुद्ध की क्या शिक्षाओं और विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रकाश डालना था। तो इनका थीम आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं कन्नौज में जो सभा थी वो किस लिए थी, तो पूरी तरीके से बौद्ध की शिक्षा और महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को प्रकाश डालना था। हर्ष इस अवसर का उपयोग ह्वेनसेंग को सम्मानित करने के लिए भी करना चाहता था। वो चाहते थे कि इनका सम्मानित भी किया जाए ये सभा करने से, और उसे सभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्ति भी किया गया। और उस सभा के जो अध्यक्ष थे इनको बनाया गया, ह्वेनसेंग को। नालंदा के सभी सहायक राजा और विद्वान इस परिषद में शामिल हुए जो 23 दिनों तक चली। सबसे महत्वपूर्ण निर्माण एक विशाल टावर था जिसके मध्य में बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित थी। यह प्रतिमा स्वयं राजा जितनी ही ऊंची थी। दूसरी सभा देख लेते हैं, प्रयाग विधानसभा। कन्नौज विधानसभा के बाद उसी वर्ष प्रयाग में एक और शानदार विधानसभा आयोजित किया गया, मतलब सभा आयोजित किया गया। इस महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। इसको हम किस नाम से जानते थे? महामोक्ष परिषद के नाम से जानते थे। हर्ष हर 5 साल में लोगों को दान देने के लिए इस सभा का आयोजन करते थे। हर 5 साल में जब उनको दान देना होता था तो इस सभा का वो आयोजन करते थे। 643 ईस्वी में ह्वेनसेंग ने प्रयाग में जो सभा देखी वो हर्ष के शासन काल में आयोजित 6ठी मोक्ष परिषद थी, जबकि कन्नौज विधानसभा के बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को उजागर करने के लिए मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति की थी। प्रयाग विधानसभा सभी वर्गों के लोगों को दान देने के लिए जानी जाती थी। इसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सम्राट हर्ष और ह्वेनसेंग ने इस अनोखी सभा में भाग लिया और लोगों में उपहार भी बांटे। सभा के समारोह 75 दिनों तक चले। इतनी बड़ी सभा के लिए आवास और भोजन की हर व्यवस्था विस्तृत रूप से की गई थी। इस सभा के दौरान हर्ष ने बुद्ध, सूर्य और शिव की 3 प्रतिमाएं स्थापित की और अपने वस्त्रों को छोड़कर अपना सब कुछ दान कर दिया।
देख लो कितने बड़े दानी भी थे। तो उन्होंने बुद्ध, सूर्य और शिव की 3 प्रतिमाएं स्थापित की। तो सिर्फ मूल रूप से वो शिव भक्त थे, मैं मान रहा हूँ, बट उन्होंने बुद्ध धर्म को भी बहुत ही ज्यादा सम्मान किया और बहुत सारी चीजें उन्होंने इनके लिए त्याग भी किया। अब हर्षवर्धन की थोड़ी विजय के बारे में विजय देख लेते हैं। हमें तो इतना पता है कि उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन ने कई रणनीतियों विजयों के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य का मजबूत किया। उन्होंने बंगाल के शासक शशांक को हराकर उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हर्ष ने दक्षिण की ओर अपने प्रभुत्व का विस्तार किया और कन्नौज, अहिक्षत्र और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक, पंजाब से पूर्वी तट तक फैला हुआ था। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाओं को चालुक्य राजा, अब जो चालुक्य राजा कौन थे, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया, राजा पुलकेशन द्वितीय की प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसने नर्मदा के तट पर हर्ष को पराजित किया। तो भैया वो हर्ष को वहां से आगे दक्षिण तक आगे बढ़ नहीं दे रहे थे, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय भी बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। क्योंकि दक्षिण भारत में एक तरह से कांटे की टक्कर दी हर्षवर्धन को, तो जिस वजह से जो था वो हर्षवर्धन दक्षिण की ओर वो आए नहीं। इस असफलता के बावजूद हर्ष ने उत्तर भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों पर राज किया और जारी रखा, जिससे इस क्षेत्र पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। तो उनको उत्तर भारत के स्वामी के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ ऑफ गॉड, उत्तर भारत के स्वामी। ठीक है ना, किसको? हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन राजवंश की थोड़ी राजनीति जान लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में छोटे गणराज्यों और छोटे राजशाही राज्यों का निर्माण हुआ, जिन पर गुप्त शासकों के अवशेषों के शासन था। हर्ष ने पंजाब से लेकर मध्य भारत तक छोटे छोटे गणराज्यों को एकजुट करके अपना साम्राज्य बनाया। हर्ष ने भैया क्या किया, पंजाब से लेकर जितने भी छोटे छोटे और भी गणराज्य थे उनको एकजुट किया और एक शक्तिशाली राज्य बनाया। हर्षवर्धन साम्राज्य में 2 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र शामिल थे। प्रथम तो हर्षवर्धन के शासन के प्रत्यक्ष अधीन क्षेत्र, जैसे कि राजपूताना, मध्य प्रांत, उसके बाद गुजरात, बंगाल, कलिंग, ये तो एकदम उनके प्रत्यक्ष थे। ठीक है, वो उनके कंट्रोल में थे। दूसरा क्या था कि सिंध, जालंधर, कश्मीर, नेपाल, कामरूप, जो कि आधुनिक असम को कामरूप बोला जाता है, जैसे राज्य और राजघराने उसके अधीन सामंत बन गए थे। इनके अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से ये जो दूसरा था, सिंध, जालंधर, कश्मीर, नेपाल, कामरूप, आधुनिक असम जैसे राज्य पर भी उनका एक तरह से सामंत बन गया था, उनका कंट्रोल तो चलता था। ठीक है, हर्ष ने असम के राजा वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ गठबंधन बनाए। उन्होंने क्या करा, राजाओं के साथ गठबंधन बनाना भी चालू किया। उन्होंने त्वांग राजवंश के ताइत्सुंग द्वारा शासित चीनी साम्राज्य के साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, तो चीनी यात्री जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा खराब था, नॉर्थ, उस समय कौन थे उनके जो पिता थे, प्रभाकर वर्धन, लेकिन बाद में जो हर्षवर्धन जी थे, जब वो राजा बने तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार अपने राजनीतिक संबंध के जरिए भी बहुत मजबूत किया। अब हर्षवर्धन राजवंश की प्रशासन देख लेते हैं, उनकी प्रशासन देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन काफी हद तक हर्षवर्धन की प्रशासनिक प्रणाली से प्रेरित था। राजा प्रशासन का सर्वशक्तिमान मुखिया था, ये तो पता होना चाहिए। जो राजा होता था वो प्रशासन का सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान मुखिया होता, जिसे सर्वोच्च विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान थी। मतलब इनको भैया आज के टाइम में जैसे आप विधायिका, कार्यपालिका पढ़ते हो, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति भी इन्हीं को प्राप्त थी। हालांकि सख्त राजशाही पैटर्न पर आधारित होने के बावजूद हर्ष का प्रशासन निरंकुशता से कोसों से दूर था। राजा ने संयम बनाए रखा और राज्य के कर्तव्यों को निर्वहन के लिए लोकप्रिय समर्थन पर निर्भर रहा। राज्य विभिन्न प्रांतों, प्रभागों विभाजित था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। इन्हें आगे विषय में विभाजित किया गया, जो आधुनिक जिले के रूप में अनुरूप थे। ठीक है, तो जैसे इकाई थी, छोटी इकाई थी। अब पाठक एक और भी छोटा प्रादेशिक शब्द था, जो शायद आज तालुक के आकार का है। प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम मानी जाती थी, जैसे गांव, आप सुना होगा गांव, उसके बाद ब्लॉक आ जाता है, ग्राम, ब्लॉक,
फिर जिला, फिर राज्य, फिर पूरा एक राष्ट्र, देश, उसी तरीके से उनका विभाजन था। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि हर्ष ग्राम समुदाय में तो शासन में विश्वास करता था। सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित नहीं थी। उस समय भी था ऐसा, बढ़िया शासन तो अच्छा था कि सारी शक्तियां खुद के पास नहीं रखते थे, वो शक्तियों का बंटवारा भी करते थे। स्थानीय और क्षेत्रीय निकायों को राज्य के कार्यों में संचालन में अधिक स्वायत्तता दी गई, मतलब खुद की, मतलब एक तरह से उनको एक पावर दी गई, भाई छोटे मोटे मुद्दों पर आप ही डिसीजन लो, चाहे वो ग्राम के क्यों ना राजा हो, ग्राम के छोटे स्तर के इकाई क्यों ना हो। हर्षवर्धन के समय में मंत्री परिषद ने प्रभावशाली ढंग से काम किया, अच्छे से काम भी किया। उनके टाइम में जो मंत्री परिषद थी काफी अच्छा काम करती थी, क्योंकि ठीक है, तो अब वो इतने ज्यादा पावरफुल इसीलिए भी थे क्योंकि आई थिंक उनपे 60,000 आई थिंक घुड़सवार सेना थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। 60,000 और 50,000 हाथी वाली सेना थी, और उसके बाद 1 लाख जो था उनके पास पैदल सेना थी। ठीक है, पैदल सेना। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है, ये संख्या भाई बहुत ज्यादा है अपने आप में। तो ये था इनके टाइम में, इसी वजह से उत्तर भारत में इनका विस्तार अच्छा खासा था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में मंत्रिपरिषद ने प्रभावशाली ढंग से काम किया। संकट के समय इसने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इसका नेतृत्व एक मुख्यमंत्री करता था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत निरीक्षण दौरे भी किए। बीच बीच में वो निरीक्षण भी करते थे, भैया सरकार के जो काम है वो कैसे चल रहे हैं। पूरे देश में अपनी शाही मार्च के माध्यम से उन्होंने लोगों की स्थिति की जमीनी ज्ञान प्राप्त किया। वो जमीनी स्तर पर भी ज्ञान प्राप्त करते कि कोई भी चीज है, वो जो नियम कानून है वो व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए पुजारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त चार्टर में हर्ष को अधिकारियों को भूमि देने का श्रेय दिया जाता है। अधिकारियों को भूमि भी दे रहे हैं। मंत्रियों और उच्च राज्य अधिकारियों को भूमि दान दिया जाता था। अधिकारियों को भूमि अनुदान के साथ पुरस्कृत करने और भुगतान करने की सामंती प्रथा हर्ष के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो जो पुरस्कृत जो करते हैं, भुगतान करते हैं, ये भी जो ये समय जो था, इस टाइप की जो चीजें थी उस समय स्टार्ट भी हर्ष काल में हुई थी। यही कारण है कि उन शासन के दौरान केवल कुछ ही सिक्के जारी किए गए थे। चीनी तीर्थयात्री फैनसेंग ने बताया कि हर्षवर्धन का राजस्व 4 भागों में विभाजित था। इसका एक भाग राजा के व्यय के लिए था, दूसरा विद्वानों के लिए, तीसरा अधिकारी और लोक सेवाओं के लिए, चौथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, फिर भी पकड़े जाने पर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, जैसे कि अंग काटना या मृत्यु दंड देना। काफी कठोर नियम था भैया। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रभाव से दंड की कठोरता कम हो गई और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। फ्रेंड्स, हुआ यूं था कि बौद्ध धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म में आपको पता ही है कि दंड की कठोरता बहुत ही कम हो गई थी। जिनको मृत्यु दंड दी गई उनको आजीवन की कारावास कर दी गई। तो ये था वहां पर। हर्ष के पास एक सुव्यवस्थित स्थायी सेना थी भाई। मैंने अभी आपको बताया, हाथी, ऊंट, घुड़सवार, पैदल सेना शामिल थी। उसके लिए क्या होता था कि जो घुड़सवार सेना और हाथियों के अलग अलग सेनापति होते थे। घुड़सवार सेना के मुखिया को ब्रजेश्वर कहा जाता था, और राजा की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी, जिसे मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था, जो उस सभी महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देती थी। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हमें मंत्रियों की सूची दी गई है। कुमारमात्य या कैबिनेट मंत्री उच्च सिविल सेवा में उपस्थित थे उस समय। मतलब जो कुमारमात्य या कैबिनेट मंत्री जो उच्च एक अच्छे पद पर थे। ठीक है, तो ये सब थी, इनकी प्रशासन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से थी। हर्षवर्धन वंश का जो धर्म था वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक शैव थे, ऐसा माना जा रहा है। इस प्रकार हर्षवर्धन शासन काल में शैव धर्म के प्राथमिक धर्म था। याद रखना कि हर्षवर्धन वंश जो था वो प्राथमिक उनका धर्म शैव ही था, शिव धर्म ही था, ये बात याद रख लेना। हर्षवर्धन के काल में वैदिक धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होता जा रहा था, धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी कम हो रहा था। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, वहां पर ना
सती प्रथा या फिर ऐसे जो पुराने कर्मकांड थे, थोड़ा रूढ़िवादी बहुत ज्यादा थी। सती प्रथा का तो था ही चलन वहां पर, है ना। उसके बाद जो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये सारी चीजें थी जन्म के आधारित पर थी, ये सब ना कर्म के बेस पे नहीं था, जन्म के। बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी था यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, सांख्य दर्शन तेजी से प्रगति कर रहा था और बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित कर रहा था। विभिन्न संस्कार अनुष्ठान करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। यहाँ पर देखकर लिखा गया है कि हर्षवर्धन के काल में ब्राह्मण धर्म विभिन्न दर्शन और संप्रदाय में विभाजित थे। दान को बहुत महत्व दिया जाता था। इस बात से स्पष्ट है कि हर 5 साल बाद हर्ष अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। लो भैया, हर्ष शिव, सूर्य, बुध के भक्त थे वो, लेकिन वो ज्यादा शिव भक्त थे, ये बात याद रख लेना, क्योंकि मूल था ना उनका। वह उनकी बहन हेनसेंग के कारण बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। इन्होंने अपने प्रवचन में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म का महत्व समझाया। तो वो किस शाखा से उनका संबंध था, यह बात याद रख लेना। हर्षवर्धन जी का जो संबंध था वो एक बौद्ध धर्म का ना, दो शाखा थी, एक हीनयान, एक महायान। तो महायान से संबंध किनका था? हर्षवर्धन जी से था। अपने नए धर्म के प्रति हर्षवर्धन के उत्साह ने उन्हें तुरंत कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हेनसेंग के महायान पर उत्कृष्ट ग्रंथ का प्रचार हो सके और उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो सके। हर्षवर्धन का वंश का एक साहित्य देख लेते हैं। बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित अलंकृत शैली में अपने संरक्षण प्रारंभिक वर्षों तक चापलूसी पूर्ण से विवरण देती है और बाद के लेखकों के लिए एक आदर्श बन गई। हर्ष न केवल अपने संरक्षण शिक्षा के लिए जाने जाते, बल्कि 3 नाटक लेखक के लिए भी जाने। भाई हर्ष जो है वो खुद भी लेखक थे, ये बात याद रख लेना। एक तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और उसके बाद नागनंद, ये तीनों के लेखक यही थे, ये बात याद रख लेना। बाण भट्ट ने उन्हें महान काव्य कौशल की श्रेय दिया, लेकिन कुछ बाद के लेखक उन्हें साहित्य सम्राट मानते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें धावका ने हर्षवर्धन के नाम पर कुछ पैसे लेकर रचा था। हर्षवर्धन ने कुछ रचनाएं रची होगी, लेकिन कहावत है कि शाही लेखक केवल आधे लेखक ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजा की छवि को बढ़ाने के लिए सभी साहित्यिक उपलब्धियों को श्रेय राजा को दिया जाता था। यह प्रथा समुद्रगुप्त के समय से ही स्टार्ट हुई थी और हर्ष के शासनकाल में अच्छी तरह से स्थापित हो भी गई। अब हर्षवर्धन के राज्य वंश की अर्थव्यवस्था देखते हैं, उनका भैया सारा राज्य कैसे चल रहा था, अर्थव्यवस्था। हर्षवर्धन काल में सामान्य व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई, तो एक बार देख लो, उनका व्यापार में भी गिरावट आ गई। यह तत्कालीन व्यापार केंद्रों का पतन, उस काल के सिक्कों की कम उपलब्धता तथा व्यापार संघ के विघटन से स्पष्ट है। कुल मिलाकर सिक्कों का कम उपलब्धता से पता चलता है। व्यापार में केंद्रों का पतन हमने देख लिया। व्यापार में इस गिरावट का कृषि, ठीक है, तो हाँ, व्यापार में इस गिरावट की कृषि और शिल्प उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चूंकि वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, इसीलिए किसानों ने स्वयं के उपभोग के लिए सीमित मात्रा में उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। कि मांग में गिरावट आ गई, इसी वजह से सीमित मात्रा में ही उत्पादन करना शुरू कर दिया, है ना। मांग, अगर हम मान के चलो, अगर उस शासन काल में अगर बाहरी राज्य से आ गया, उसी राज्य में अगर मांग कम आ रही, तो इसका मतलब किसानों को भी तो भैया सीमित मात्रा में प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। इसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, राइज हुआ। इस प्रकार गुप्त काल की तुलना में हर्ष काल में तीव्र आर्थिक गिरावट देखी गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें कि आर्थिक गिरावट सबसे ज्यादा हमें हर्ष काल में देखी गई। तो ये थी अर्थव्यवस्था उनकी। आई थिंक 1/6 शायद 1/6 वगैरह वो टैक्स वसूला करते थे, 1/4 याद नहीं है मुझे प्रॉपर, ठीक है। हर्षवर्धन राजवंश का समाज जो था वो एक बार देख लेते हैं। बाण भट्ट, हेनसेंग जैसे विद्वान को हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। तो हेनसेंग के जो यात्री थे, और बाण भट्ट के जो रचित हर्षचरित्र, उनके बारे में भी हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। समाज में 4 वर्ण विभाजन थे, जिसमें ब्राह्मण सबसे अधिक विशेष अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जो ब्राह्मण थे वो सबसे ज्यादा, उनको अधिकार ज्यादा थे। और राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। अन्य 2 महत्वपूर्ण वर्ण क्षत्रिय जो उनका काम क्या था, योद्धा वर्ग था। वैश्य जो वैश्य थे वो क्या थे, वो व्यापारी वर्ग थे। क्या थे? एक ट्रेडर थे, व्यापारी वर्ग थे।
चौथा वंश जो था वो शूद्र था। हर्ष के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर कृषक कार्य में शामिल थे। तो उस समय जो शूद्र हुआ करते थे वो कौन थे? खेती वगैरह करते थे। सफाई कर्मी, जल्लाद आदि के विरुद्ध अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। छुआछूत उस समय बहुत था भैया, काफी रूढ़िवादी थिंकिंग बहुत ज्यादा चलती थी वहां पर, तो ये चीज ज्यादा थी वहां पर। हर्ष, ठीक है, सफाई कर्मी, जल्लाद और आदि के विरुद्ध जो छुआछूत का व्यवहार बहुत बहुत अजीब तरीके से किया जाता था। अछूत लोग गांव के बाहर रहते थे और से लहसुन प्याज खाते थे। वो अछूत लोग जो थे वो गांव के बाहर रहते थे और लहसुन प्याज खाते थे। आज तो सारे ही खाते हैं। उन्होंने जोर से चिल्लाकर शहर में अपने प्रवेश की घोषणा की ताकि लोग उनसे दूर रहे। जब राजा गली में या रोड पर जाता था तो वो चिल्लाकर, जब राजा आता तो चिल्लाकर बताया जाता था। उस समय क्या होता, जो अछूत लोग होते थे वो उनसे दूर हो जाते थे। समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, लेकिन समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी अपेक्षाकृत ठीक ठाक थी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी थी, क्योंकि सती प्रथा तो थी वहां पर भैया। हाँ ठीक है कि पर्दा, वहां पर पर्दा नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। और कुलीन परिवार की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। जो बड़े बड़े घर की जो औरतें थी उनको शिक्षा प्राप्त, जो छोटे घर की थे उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। वहां पे विवाह संस्था सख्त थी और अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। देखो इंटरकास्ट भैया जो है वो शादी की अनुमति नहीं थी तुम, ठीक है। तो ये सारी चीज आगे बढ़ते यहाँ तक कि एक ही जाति के भीतर विवाह भी कुछ हद तक भी प्रतिबंधित था। हालांकि अभी भी महिलाओं के खिलाफ कई कुप्रथाएं पूर्वाग्रह मौजूद थे, जैसे कि सती प्रथा बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, ये बात याद रख लेना। विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दिलो भैया, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह अनुमति नहीं थी। विशेषकर उच्च जातियों में दहेज प्रथा में गहरी जड़े जमा ली थी भाई। दहेज प्रथा भी बहुत जमा की थी, है ना। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, सती प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। तो ये सारी चीजें थी, कमियां थी भैया, ये बात याद रखना। रूढ़िवादी थिंकिंग बहुत ज्यादा थी उस समय, बहुत ही कट्टरपंथी थी हर्षवर्धन के काल के समय। उसके बाद स्वयंवर प्रथा का पतन हो गया और महिलाओं को अपने पति चुनने का अधिकार नहीं था। लो भैया ये भी था। हर्षवर्धन का वंश का महत्व एक बार देख लेते हैं। हर्षवर्धन के राजवंश की कुछ विशिष्ट विशेषता इस प्रकार है। हर्षवर्धन राजवंश ने उपमहाद्वीप के सबसे महान देशी हिंदू साम्राज्य में से एक उदय देखा गया। उनके बाद मामलुक गुलाम वंश, फिर मुगल वंश की शासन है। उसके बाद धीरे धीरे मुगल काल का पीरियड आने लगता है। हालांकि हिंदू धर्म एक प्रमुख धर्म था, लेकिन इस चरण के राजा सभी धर्मों के प्रति काफी हद तक सहिष्णु थे, मतलब सम्मान सभी धर्मों का करते थे, वो सभी धर्मों को एक्सेप्ट करते थे। हर्ष के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का भी काफी विकास हुआ, लेकिन इनके टाइम में धीरे धीरे इनके जाने के बाद या फिर इनके काल में धीरे धीरे डिक्लाइन, हमें देखा कि बौद्ध धर्म का डिक्लाइन होना चालू हो गया। हर्षवर्धन राजवंश अद्भुत वास्तुकला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की शिखर है। केवल इस चरण में ही अजंता एलोरा की चट्टानें काटकर गुफाओं तथा ओडिशा की मंदिर वास्तुकला का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन राजवंश का साहित्य और भाषा के क्षेत्र में समृद्ध विकास के लिए भी जाना जाता है। हर्ष जैसे महान राजा स्वयं कुशल कवि थे, ठीक है, कवि थे। 3 उन्होंने रचा था, 3 रचनाएं रची थी। इस चरण में कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत और प्राकृत का प्रभुत्व नियंत्रण था। तो संस्कृत तो भैया बहुत थी इस समय, तो ये बात आप याद रख लेना। हर्षवर्धन राजवंश ने नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का विकास किया। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय भाई इनके टाइम में बहुत ही ज्यादा, इनके टाइम में इनका जो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ज्यादा विकास हुआ उस समय। मैं आपको बताऊं कि अगर 10,000 स्टूडेंट हैं तो 2,000 टीचर हुआ करते थे। सोचो कितने टीचर, देखो कितने ज्यादा, कितने बच्चों पे कितना इंटेंशन दिया जाता था। और आज के टाइम में तो ऐसा ही नहीं है, गिनती के 20-50 टीचर होते थे 5-5 हजार बच्चों पे, ऐसा होता आज के समय हमने देखा है सरकारी स्कूल में, ठीक है। तो शिक्षा काफी अच्छा था वहां पर, शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ। विक्रमशिला ओदनपुरी थी, विक्रमशिला ओदनपुरी सोमपुरी आदि में विहारों का निर्माण भी देखा गया। क्योंकि तो नालंदा विश्वविद्यालय में देखो ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके भैया एडमिशन करा लेता था, दाखला हर किसी का नहीं होता था। उनके जो द्वारपाल हुआ करते थे भाई, जो द्वारपाल थे वो एक टफ क्वेश्चन पूछते थे, तो हर कोई नहीं जाता था। बहुत सारे उसमें अयोग्य घोषित कर दिए जाते थे, तो उनका एडमिशन नहीं होता था। योग्य स्टूडेंट को ही इसमें दाखिला दिया जाता था, ये बात आप याद रखिएगा। उसमें बहुत शिक्षा दी जाती थी, कानून के बारे में, नियम प्रशासन के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में ये सारी एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। निष्कर्ष पे बात करें कि पुष्यभूति वंश ने विशेष रूप से राज्य हर्षवर्धन के शासनकाल में भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। तो देखो
ये चीज हम नकार नहीं सकते कि हर्षवर्धन के टाइम में एक अलग ही लेवल था प्रशासन का, राजनीतिक जो प्रतिक्रिया थी, प्रभावशाली थे, बहुत ही ज्यादा कुशल राजा थे। हर्ष के नेतृत्व ने केवल उत्तर भारत में स्थिरता और विस्तार लाया, सिर्फ उत्तर भारत में किया ऐसा, बल्कि धर्म के प्रति सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास के दौर को भी बढ़ावा दिया। तो सांस्कृतिक विकास तो भैया इस टाइम में हुआ, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, और धार्मिक सहिष्णुता देखने को हमें मिलती है। आर्थिक गिरावट आई, बिल्कुल आर्थिक देखो ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस आर्थिक गिरावट बहुत आई थी, आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है मालवा के गुप्त और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उधर गोंड जो राजा थे, शशांक जो कि बंगाल के राजा थे, तो कहीं ना कहीं इनमें अंतर कला तो थी, है ना, छोटे मोटे राज्य से। इस चरण में साहित्य, बौद्ध धर्म और वास्तुकला के चमत्कारों का उत्कर्ष हुआ। राजवंश की विरासत भारत के ऐतिहासिक आख्यान में महत्वपूर्ण परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास के काल के रूप में अंकित है, जिसमें राजा हर्षवर्धन प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको लेक्चर, तो आप प्लीज एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। धन्यवाद, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। शायद अगला हमारा टॉपिक होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, तो उस पर पढ़ेंगे हम पाल वंश, उसके बाद ठीक है। तो ये सारी चीजें हम राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन सब के बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। धन्यवाद।